हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारा जो टॉपिक था एग्रीकल्चर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हालत था, उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले क्लास में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़े, जिसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़े थे। बेसिकली हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। आज हम उससे रिलेटेड और बाकी के 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले का टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग आगे का 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट किया गया था और इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे इंडस्ट्रीज का क्या हालत था वो हम इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके भी बाद वाले क्लास में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हमें बताया जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड को भी ब्रिटिशर्स लोगों ने एक्सप्लॉइट किया था और उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारा सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 1 नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस पिछले क्लास में हम शुरू किए थे, जिसमें पहला पॉइंट हम पढ़े थे लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम था 1947 में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला। आज के कंपैरिजन में हम बहुत बेटर स्टेट में हैं, हमारा प्रोडक्शन भी मेनी टाइम्स इंक्रीज हो गया और प्रोडक्टिविटी भी मेनी टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये हम पढ़े थे पॉइंट नंबर 1 के अंदर में। फिर हम गए थे पॉइंट नंबर 2 में, और पॉइंट नंबर 2 में हम पढ़े थे एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें हम जमींदारी सिस्टम के बारे में पढ़े थे। जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, वो वहां पर जमींदार लोग क्या करते थे, जानबूझकर फार्मर से ज्यादा पैसा चार्ज करते थे। वो लोग गवर्नमेंट को फिक्स पैसा पे कर देते थे, सारा जमीन बिलोंग करता था जमींदार को, और जमींदार फार्मर को जमीन रेंट पर देते थे और उसके बदले में जब मन आया जितना उतना रेंट वो लोगों से चार्ज करते थे। बेचारा फार्मर करे तो क्या करे, उसके पास जमीन नहीं है, जमीन बिलोंग करता है जमींदार को। अब जिसका जमीन होगा उसका बात तो मानना ही पड़ेगा, तो जमींदार का बात मजबूरी में फार्मर्स लोग चुपचाप से मान लेते थे और इस वजह से उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का फेस करना पड़ता था। जमींदारी सिस्टम में वो लोग जानबूझकर ज्यादा पैसा चार्ज करते थे फार्मर से और गवर्नमेंट को फिक्स रेवेन्यू पे करते थे, बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस अमाउंट बच जाता था। उस पैसे को वो लोग अपना लेविश लाइफस्टाइल जीने में खर्च करते थे, ना कि एग्रीकल्चर को डेवलप किए वो लोग कभी। अगर वो लोग एग्रीकल्चर को डेवलप किए होते, अगर वो लोग एग्रीकल्चर के लिए उस पैसे को खर्च किए होते, तो उससे उनका भी डेवलपमेंट होता और फार्मर्स का भी डेवलपमेंट होता। लेकिन वो लोग क्या किए, उस पैसे को अपना पर्सनल लैविश लाइफस्टाइल, मतलब रईसी वाला जिंदगी जीने में खर्च कर दिए और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए वो लोग कभी भी कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किए। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें हम बेसिकली जमींदारी सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट जब हमारा आया, हम तीसरे पॉइंट के अंदर पढ़े थे फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को जबरदस्ती कमर्शियलाइज किया गया। कमर्शियलाइज करना एग्रीकल्चर को अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है, एग्रीकल्चर कमर्शियल होना चाहिए। दो प्रकार से हम एग्रीकल्चर को देख सकते हैं। एक तो पहला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है फार्मर एग्रीकल्चर को एक बिजनेस की तरह नहीं देखता, उसको लगता है कि एग्रीकल्चर करके किसी का भला नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर करके सिर्फ और सिर्फ अपना घर परिवार को जिंदा रखा जा सकता है, ना कि कोई डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा फार्मर को लगता था। लेकिन जब कमर्शियलाइज हो गया एग्रीकल्चर, उस टाइम फार्मर को लगने लगा कि एग्रीकल्चर से तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, एग्रीकल्चर से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाकर कुछ ऑल्टरनेट काम भी किया जा सकता है। तो फार्मर को एग्रीकल्चर एक अच्छा बिजनेस लगने लगा। ये कब हुआ, ये रिसेंटली हुआ। 1947 के टाइम पर फार्मर को लगता था एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए, सब्सिस्टेंस का मतलब जिंदा रहने के लिए, ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इस वजह से वो कभी भी उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेकर एग्रीकल्चर करता ही नहीं था। वो उसको लगता था एग्रीकल्चर करेंगे, जो सरप्लस आएगा वो सारा तो वो ले जाएगा हमारा जो जमींदार है, हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। और एग्रीकल्चर करके आज तक किसी का भला हुआ नहीं है, तो वो भी सोचता था कि उसका भी कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग कमर्शलाइज किए एग्रीकल्चर को, जो कि अच्छी बात है।
लेकिन जबरदस्ती किए ये गलत बात है। जबरदस्ती किस तरीके से किए? उन फार्मर को जबरदस्ती कमर्शियल क्रॉप लगाने के लिए बोला गया जिन फार्मर का उतना अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था। जो फार्मर रिस्क लेने को तैयार नहीं था उनको जबरदस्ती कमर्शियल क्रॉप लगाने के लिए बोला गया। क्रॉप दो प्रकार का होता है, एक होता है सब्सिस्टेंस क्रॉप, जिसका मतलब होता है वो क्रॉप जो हम खुद अपने कंजम्पशन के लिए लगाते हैं, राइस, व्हीट, पल्सेस, मेज, बाजरा, ये सब हम खुद कंज्यूम करने के लिए क्रॉपिंग करते हैं। एक होता है दूसरे टाइप का जिसको बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप, जैसे कि इंडिगो, जूट, सिल्क, ये सारा चीज जो है ये सब बेचने के लिए होता है, ना कि खुद कंजम्पशन करने के लिए। फार्मर इसको कल्टीवेट करता है ताकि प्रोडक्शन होगा, मार्केट में बेचेगा, बहुत सारा पैसा आएगा, उस पैसे से अपना घर परिवार को चलाएगा। तो दो प्रकार का क्रॉपिंग है। तो पहले फार्मर सब्सिस्टेंस क्रॉप को लगाता था जो कि उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। लेटर ऑन जब ब्रिटिशर्स फोर्स किए तो वो कमर्शियल क्रॉप को लगाना शुरू किया जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था, लेकिन प्रॉफिट के साथ आता है रिस्क, और फार्मर रिस्क लेने के एबिलिटी नहीं था उनका, क्योंकि फार्मर का फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था कि अगर बाय चांस क्रॉप खराब हो जाए तो वो किसी तरीके से रिकवर कर पाए। तो ये प्रॉब्लम था जो कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे हमारे पॉइंट नंबर 3 के अंदर में, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसके बाद हम आज का कुछ नया पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। उस टाइम जो गवर्नमेंट था, उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग कभी भी एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खर्चा ही नहीं किए, कभी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किए, ना कभी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन किए, ना कभी मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन को लेकर आए। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन का मतलब कैनाल हो गया, डैम्स हो गया, उसके बाद बोरवेल हो गया, पाइपलाइन हो गया, ये सब का काम कभी वो लोग किए ही नहीं। वो लोग कभी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं किए, ना वो कभी फार्मर को फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, फर्टिलाइजर और ये सब का ज्ञान देने के लिए या ये सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाए, ना वो लोग कभी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रकार का डेवलप किए, जैसे कि ना कोई वो लोग मशीन्स प्रोवाइड किए फार्मर को फार्मिंग करने के लिए। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि फार्मर को छोड़ दिया गया, जा फार्मिंग कर, जैसे करना है कर, हमें हमारा रेंट लाकर दे दे। और जमींदार को सिर्फ रेंट से मतलब था, ना कि कभी फार्मर के डेवलपमेंट से। द कॉलोनियल गवर्नमेंट और जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इज वाज वेर अ फार क्राई, मतलब इंडिया में परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन था ही नहीं। इंडिया के सारे फार्मर रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, और रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब है साल में एक बार क्रॉपिंग करेंगे, और वो भी अनसर्टेनिटी हमेशा बना रहेगा। हर साल कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है, मतलब मेजॉरिटी हर 3-4 साल में एक बार तो ऐसा होता है कि या तो ज्यादा बारिश हो जाता है या तो कम बारिश हो जाता है। ज्यादा बारिश होगा तब भी क्रॉप खराब हो जाएगा, कम बारिश होगा तब भी क्रॉप खराब हो जाएगा। तो फार्मर हमेशा अनसर्टेन रहता था। एग्रीकल्चर वॉज हेवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल and therefore continued to be uncertain. Flood control, drainage, and dissemination of soil, which could have led to increased productivity of the sector, were totally neglected. ना कभी फ्लड कंट्रोल के ऊपर कोई मेजर्स लिया गया, फ्लड हो जाता था, बड़े बड़े एरियाज में सारा क्रॉप खराब हो जाता था। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था तो पानी वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम आता था। डिसैलिनेशन मतलब जो सलाइन वाटर खेत में, जो बारिश का पानी खेत में जमा हो जाने के कारण वो खेत जो सलाइन हो जाता है, एल्कालिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, इसका मतलब जो सॉइल खराब हो जाता है। बेसिकली तुम्हारे लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर खेत में ज्यादा दिन पानी जमा होकर रह जाएगा तो वहां का सॉइल का क्वालिटी जो है वो फर्टिलिटी लूज कर देगा, और उसको बोलते हैं एल्कालिनिटी एंड सैलिनिटी। तो सैलिनिटी और एल्कालिनिटी को ठीक करने का कोई भी मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया। अक्सर बड़े बड़े एरिया में वाटर लॉगिंग के कारण वहां का जमीन परमानेंटली डैमेज हो जाता था, परमानेंटली वो अनफर्टाइल फॉर कल्टीवेशन हो जाता था। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तुम खुद सोच कर देखो, तुम एक दुकान खोलना चाहते हो मार्केट में, ये उसका मालिक है, और तुम टीनेंट हो, तुम रेंट पर लेने आए हो दुकान को, ये तुम हो, और ये बड़ा खुश है क्योंकि इसका दुकान भाड़े पर लगने वाला है।
लेकिन ये बहुत बदमाश है, ये हर रोज तुम्हारे दुकान में आ जाता है और बोलता है ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, भाड़ा जल्दी दे दो, भाड़ा बढ़ा देगा, कभी भाड़ा कम कर देगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ 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 कुछ, डेली इसका कुछ ना कुछ लगा रहेगा। क्या तुम बिजनेस कर पाओगे? क्या तुम वहां पर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में काम कर पाओगे जहां का लैंडलॉर्ड तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है? ऑब्वियसली नॉट। सेम होता था फार्मर के साथ। गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल। जो जमींदार है, जो जमीन के मालिक हैं, और जो कल्टीवेशन करने वाले हैं, मतलब जो फार्मर है, उनके बीच हमेशा एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था। हमेशा किचकिच होता रहता था, हमेशा फार्मर को जानबूझकर ज्यादा रेंट लगाया जाता था, फार्मर देने से मना करता था, फिर उसके साथ प्रॉब्लम, अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होता रहता था जिसके कारण कि फार्मर कभी भी उतने अच्छे तरीके से कल्टीवेशन नहीं कर पाता था। ठीक है। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाज characterized by huge gulf between owner of the soil on the one hand and tiller of the soil on the other. While the owner shared the output, ओनर को हमेशा आउटपुट से मतलब है कितना प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि उसमें से उसको अपना हिस्सा चाहिए। लेकिन अगर कभी लॉस हो गया, दे सेल्डमली हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कभी खर्चा तो देते ही नहीं थे, प्लस अगर बाई चांस किसी साल लॉस हो गया तो वो लोग लॉस को भी बियर नहीं करते थे। मतलब ये एक पार्टनर थे ओनली फॉर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन होगा, तो उसमें एक मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा ले जाएंगे, लेकिन लॉस होगा या कॉस्ट लगेगा तो उसमें वो लोग भागीदारी नहीं होंगे। दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। उनको अपने रेंटल इनकम से मतलब था। द टीलर्स ऑफ द सॉइल वर मेयरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। उनको सिर्फ जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना दिया जाता था। इसका भी रीजन मैं बताया था। जानबूझकर उनको ज्यादा नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर उनके पास ज्यादा सरप्लस बच गया तो अगली बार वो लोग तुम्हारा जमीन लेंगे नहीं, वो कोई और बिजनेस करने लग जाएगा, जिससे कि जो हमारा जमींदार है उसका जमीन कोई भाड़े पर लेगा नहीं। अगर कोई भाड़े पर लेगा नहीं तो धीरे धीरे करके सारे फार्मर कहीं और चले जाएंगे और उनका जमीन रेंट पर लगना बंद हो जाएगा। इस वजह से जानबूझकर उनके पास बहुत कम पैसा छोड़ा जाता था। Thus the tiller of the soil did not have resource to invest, while the owner have no interest. स्टैग्नेशन एंड बैकवर्ड ऑफ द एग्रीकल्चर वाज द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस। इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर कभी डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि जमींदार खुद चाहता है एग्रीकल्चर डेवलप ना हो। बिकॉज अगर एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, फार्मर अमीर हो जाएगा, फार्मर अमीर हो जाएगा तो अगली बार वो उसका जमीन लेगा नहीं। तो जमीन का मालिक खुद चाहता है कि उसका बिजनेस अगर डेवलप ना हो, अगर वो खुद चाहता है एग्रीकल्चर कभी डेवलप ना हो, तो सोचो क्या वो कभी डेवलप हो पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो यही प्रॉब्लम था हमारा। पॉइंट नंबर 6, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया के अंदर में। छोटा छोटा जमीन, और वो भी दूर दूर में। छोटा छोटा जमीन, वो भी दूर दूर में। तो सोचो मैं एक फार्मर हूं, मेरा थोड़ा सा जमीन यहां है, थोड़ा सा 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 यहां है। जमीन है मेरे पास, लेकिन हर तरफ थोड़ा थोड़ा है। क्या मैं अच्छे तरीके से कल्टीवेशन कर पाऊंगा? क्या मैं मशीन का यूज कर पाऊंगा कल्टीवेशन में? क्या मैं बड़े लेवल में कल्टीवेशन कर पाऊंगा? पहले यहां करूंगा, फिर यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, फिर यहां आऊंगा, यहां आऊंगा। तो मैं अच्छे तरीके से कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा हूं। अगर यही चीज, इतना ही जमीन मेरे पास एक जगह में होता, तो तुम्हें नहीं लगता मैं बेटर तरीके से कल्टीवेशन कर पाता? मैं यहाँ पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का यूज कर पाता, मशीन्स का यूज करके कल्टीवेशन कर पाता, ज्यादा लेबर को हायर कर पाता और प्रॉपरली मैनेज कर पाता। तो इंडिया में प्रॉब्लम ये था कि फार्मर्स के पास जो जमीन था, फार्मर को जो जमीन मिलता था, वो छोटा छोटा जमीन, और वो भी अलग अलग लोकेशन पर मिलता था। इस वजह से फार्मर को बहुत प्रॉब्लम होता था कल्टीवेशन करने में। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। Land holdings were both small as well as fragmented. Accordingly, most land holdings were uneconomical, yielding low output at high cost. इस वजह से कॉस्ट भी ज्यादा लगता था और आउटपुट भी बहुत कम जनरेट होता था। क्लियर है बात? आखिरी पॉइंट पर आते हैं। आखिरी पॉइंट क्या बोलता है? सब्सिस्टेंस आउटलुक। अब ये पॉइंट ही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। सब्सिस्टेंस आउटलुक का मतलब, फार्मर को लगता था कि जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए है, एग्रीकल्चर करके किसी का भला होने वाला नहीं है। बिकॉज सोच कर देखो, अगर फार्मर कल्टीवेशन कर रहा है, एक तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम है, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा कौन ले जा रहा है?
जमींदार से ले जा रहा है, फार्मर के पास कुछ बच ही नहीं रहा है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन उसके पास बहुत थोड़ा सा सामान बच रहा है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तो उसको लगने लगा था कि जो फार्मिंग होता है वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए होता है, ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब वो कमर्शियल फार्मिंग करने लगा, जब लेटर ऑन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, जब साल में 2 बार क्रॉपिंग करने लगा, तब उसे समझ में आया कि फार्मिंग से किसी का भला भी हो सकता है। फार्मिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, फार्मिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। ये कब पता चला उसे? ये लेटर ऑन पता चला जब वो आउटलुक अपना चेंज किया, उसका आउटलुक बदल गया। आउटलुक मतलब उसको देखने का नजरिया, फार्मिंग को देखने का नजरिया बदल गया। ठीक है, देखो, फार्मिंग वाज मोस्टली टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग in which crops are produced to provide for the basic needs of the family। घर परिवार को चलाने के लिए वो क्रॉपिंग कर रहा है। लेकिन अगर वो सोचता कि क्रॉपिंग करके मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और मैं मार्केट में बेचूंगा, बहुत सारा पैसा आएगा, उस पैसे से मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, तो वो होता है कमर्शियल आउटलुक। देयर वाज लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट, implying lack of commercial outlook। Accordingly, backwardness prevailed and poverty dominated। इस वजह से बैकवर्डनेस था और फार्मर्स हमारा गरीब का गरीब रह गया। ब्रीफली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन एग्रीकल्चर वाज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज स्टेगनेंट। ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन है। हमारा एग्रीकल्चर जो था वो बैकवर्ड भी था और वो स्टेगनेंट भी था। क्लियर है बात? पूरा इकोनॉमी ही बैकवर्ड और स्टेगनेंट था। एग्रीकल्चर क्यों बैकवर्ड और स्टेगनेंट था ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंडस्ट्रीज क्यों बैकवर्ड और स्टेगनेंट था वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।